सभा में हम कार्यकर्ताओं ने क्या करवाया हुआ मैं बताया धन्यवाद। सीएम लगा बहुत ही समाज के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई अशोक कुमार अरोड़ा जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पूर्व मेरे विधायक श्री मामूराम गोदर जी, पूर्व के बड़ौदा से विधायिका श्रीमती रेखा राणा जी, जिला के अध्यक्ष भाई जसप्रीत राणा जी, पानीपत जिला के अध्यक्ष श्री हेमराज जागरण जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के जिला के हल्का के प्रदेश के सभी नेतागण, आज इस कार्यकर्ता के सम्मेलन में आए हुए पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार सहायता दोस्तों, मेरे से पहले जो साथी बोलने वाले थे सब साथियों ने आज के देश के हालात पे, प्रदेश में आज किस किस्म के हालात हैं, लोकसभा का चुनाव 12 तारीख को होने जा रहा है, लोकसभा में पार्टी की तरफ से कौन प्रत्याशी हो, किस तरह के समीकरण चुनाव को लड़ा जाए, इन सब बातों से सब साथियों ने अपनी अपनी तरफ से राय दी। आज की जो मीटिंग बुलाई गई, ये मीटिंग भी इसी सिलसिले में बुलाई। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा जब कभी भी चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, और चाहे पार्टी ने नगर पालिका नगरीय परिषद के चुनाव लड़े हो और चाहे जिला परिषद का चुनाव लड़ा हो, हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ पहले बैठ करके आपस में बातचीत करके कार्यकर्ताओं की राय जान करके पार्टी के तरफ से प्रत्याशी खड़ी किए गए। आज भी फिर से क्योंकि लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव के अंदर आपके करनाल लोकसभा क्षेत्र से कौन प्रत्याशी हो, इसके लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई। अलग अलग साथियों ने अलग अलग नाम सुझाए, अलग अलग अपने अपने तजर्बे के मुताबिक सब साथियों ने अपनी बात रखी। मैं आप लोगों को एक बात से विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो आपने अपनी तरफ से इस लोकसभा क्षेत्र के लिए जो जो सुझाव दिए, मैं अमृतल चौधरी और प्रकाश कटाला जी से मिलकर के अशोक अरोड़ा जी में दोनों जाके मिलेंगे। आपके द्वारा जो सुझाव दिए गए, जो आपके द्वारा इस तरह के समीकरण पर इस पर चर्चा की, इन सब बातों को कटाला साहब के सामने खुद करके बताई और वहां उनसे इस बात पर भी विचार विमर्श करेंगे कि पार्टी के साथियों ने अपनी अपनी तरफ से सुझाव दिए, वहां आपके लिए ये भी फैसला लिया कि जिसको कटाला साहब अपनी तरफ से पार्टी का उम्मीदवार बना करके हमारे बीच में भेजे, हम उसको तन धन से इस चुनाव में और ना अपनी तरफ से प्रयास करेंगे बल्कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में उनको जिता करके भेजने का काम करें। साथियों, चर्चा और भी बहुत सारी बातों की हुई है, थोड़ी बातों पर चर्चा करेंगे तो समय लग जाए। आज जो हालात, आज के हालात के अंदर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आज पिछड़ी हुई है, उदाहरण आपके सामने बहुत बड़ा है। आपने लगातार पिछले दिनों अखबारों में, रेडियो में, टेलीविजन के ऊपर
एक खबर देखी हो, कांग्रेस पार्टी ने इस बात को लेकर बहुत प्रचार किया कि सारे कांग्रेसी अब एक हो और सारे कांग्रेसियों को एक करके कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव है, जिनको इस चुनाव के समय में 1 मिनट की फुर्सत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है जो पूरे देश के अंदर अपनी उम्मीदवार बढ़ाती है। जहाँ कोई इतना जिम्मेवार व्यक्ति हो जो अध्यक्ष के बाद नंबर 2 पे आए, उसको तो फिर बात करके चलो इस बात का समय भी नहीं होगा कि वो कहीं अपने ऑफिस को छोड़ करके जब तक सारे प्रत्याशी मैदान में ना आ जाए तब तक जा सकते। बावजूद उसके हरियाणा प्रदेश में कैसे कांग्रेस को लोगों के बीच में इस ढंग से पेश किया जाए कि कांग्रेस के सारे नेताओं ने अपने मतभेद बुला करके और अब इकट्ठा होकर के प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़े। आपने देखा होगा गुड़गांव के अंदर एक बस मंगाई गई और उस बस के अंदर 2 खिड़कियां, स्कूल की बस हो, रोडवेज की बस हो, प्राइवेट बस हो, लेकिन ये एक तजुर्बा बस थी, इसमें पीछे खिड़की थी, आगे की खिड़की थी, आगे की खिड़की के ऊपर गुलाम नबी आजाद सुबह सवेरे आकर के खड़े हो जाते थे। उनका एक असिस्टेंट था जो रजिस्टर था, एक नेता को बस में बैठाते थे, उस रजिस्टर में उसका नाम लिखते थे, फिर नीचे उसके दस्तखत करा लेते। और जब सारे खड़े जाते थे तब फिर बस के अंदर पत्रकार साथियों को बुला करके फोटो खिंचा करके कहते थे कि कांग्रेस के सारे लोग जो है आपसी मतभेद बुला करके एक हो। किसी पत्रकार साथी ने पूछ लिया कांग्रेस का जो उनका असिस्टेंट था उससे कि इस बस में खिड़की दूसरी क्यों नहीं, तो आगे से उसका जवाब था कि अगर दूसरी खिड़की होती तो फिर मान के चलो आगे से चढ़ते हैं पीछे से। ये हालत है कांग्रेस पार्टी। जो कांग्रेस दावा तो करती है देश में सरकार बनाने, जो अपने मैनिफेस्टो में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखती है, जो लोगों को गुमराह करने के लिए 75,000 रुपया सालाना गरीब को देने की बात करती है। इनका 10 साल तक राज था, तो 10 साल में इनके किसने हाथ पकड़े थे गरीब को पैसा देने, लेकिन क्योंकि चुनाव आए, चुनाव में कैसे गरीब आदमी का वोट हासिल किया जाए, इसके लिए अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात का वायदा कर दिया कि हम 75,000 रुपये गरीब आदमी को दें। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में और ज्यादा बड़े बड़े वायदे किए। पिछले 5 साल में जो वायदे किए थे, चाहे वो पेंशन का मामला था, चाहे स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की बात थी, 15 लाख रुपए जन योजना के तहत देने की बात थी, 2 करोड़ बच्चों को रोजगार और नौकरी की बात थी। 5 वर्ष के अंदर ना तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करी और ना 5 साल के अंदर 2 करोड़ बच्चों को रोजगार और नौकरी, ना किसी के खाते में एक नया पैसा है। केवल 5 वर्ष तक ऐसे सत्ता में रहे जिसके लोगों के सामने इस किस्म के वायदे करके लोगों का वोट हासिल कर लिया और अब नए वायदे करके फिर से लोगों का वोट हासिल करना चाहते हैं। आज देश में जो है ना कांग्रेस सत्ता की तरफ बढ़ रही और ना भारतीय जनता पार्टी को देश के लोग देखना चाहते हैं। आज इसीलिए कभी कहते हैं मैं चौकीदार कहते हैं, हम चौकीदार किस काम के लिए रखते हैं? चौकीदार रखा जाता है कि घर से अगर घर के सारे मेंबर कहीं धान के अंदर चले जाए, किसी रिश्तेदारी में शादी में चले जाए, तो उसको इसलिए छोड़ दिया जाता है कि वो घर में चोरी ना होने चाहिए, घर में उठाए ना, उजाड़ ना हो। ये वो चौकीदार है जिन्होंने 5 वर्ष तक इस देश को लूटने का काम किया। जो चौकीदार बन गए तो फिर आप ये मान के चलो देश तो बर्बाद हो जाएगा। हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, अगर खेत को खाने लगे तो फिर खेत में फसल कहां से हो। आज बीजेपी की हालत ऐसी है जो 10 की 10 सीट जीतने की बात करते हैं,
इन्होंने अपनी सीटें अनाउंस करने के बाद 2 जगह सभाएं रखी। पहली सभा की थी इन्होंने फरीदाबाद में, और फरीदाबाद में जो सभा की थी उसमें कृष्ण पाल गुर्जर जो इनका मंत्री है उसको उम्मीदवार बना करके फरीदाबाद में लेके गए। साथ में कलराज मिश्र जो इनका लोकसभा का प्रभारी है, और वहां लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने इकट्ठे होकर के जैसे ही कृष्ण पाल गुर्जर मंच से खड़ा होकर के बोलने लगा, आपने टेलीविजन में देखा होगा, अखबार में पढ़ा होगा कि लोगों ने उसे बोलने नहीं दिया। लोगों ने एक ही बात कही कि 5 वर्ष तक आप कहां थे? हमने आपको लोकसभा का मेंबर बनाया, एक वोट दिया, हमने वोट देकर के आपको लोकसभा में भेजा, लोकसभा में आप मंत्री बन गए। हमारे सामने 5 वर्ष तक जो दिक्कत थी, जो कठिनाइयां थी, आपने आते जाते बस अपनी गाड़ी रोक करके किसी 4 आदमी से भी पूछा कि आपको क्या लगे। हमें बिजली नहीं मिल रही थी, हमारे हिस्से का पानी पंजाब रोड के बैठा हुआ था, हमारे यहाँ पे बच्चों को रोजगार और नौकरी नहीं मिल रही थी, गांव में विकास के काम नहीं हो रहे थे। तो आप कहां थे? उसके पास कोई जवाब नहीं था, उसको बोलने नहीं दिया गया, आप फिर बैठ गए। उसके बाद जैसे कलराज मिश्र खड़े होकर के बोलने लगे तो लोगों ने उससे भी ज्यादा बड़ा विरोध कर दिया। उन्होंने पूछा मेरा विरोध क्यों कर रहे? लोगों ने कहा कि मैंने उस व्यक्ति को टिकट दिलवाया है जिसने हमारी पहले 5 वर्ष तक अनदेखी करी थी, अब फिर इसको टिकट देकर के लेकर के आ गए हो तो फिर ये मान के चलो कि ऐसे व्यक्ति को टिकट देने वाले का विरोध करना भी हमारी जिम्मेवारी बन जाए। जहां कृष्ण पाल गुर्जर का विरोध हुआ, वही धर्मवीर जो है प्रियदास के आपके नजरगढ़ भिवानी से जो सांसद है, जो पहले तो चुनाव छोड़ करके भाग रहे थे, जो ये कह रहे थे चुनाव लड़ेंगे, हमने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया तो टिकट लेकर के फिर से मैदान में आने के बाद पहले दफा बाढ़ के हल्का के गांव चिड़िया में गए, और चिड़िया गांव में जो गया तो उसके साथ वहां का लोकल विधायक था जो बीजेपी से, और दोनों जब जाने लगे मंच की तरफ आगे बढ़ने लगे तो लोगों ने जाके मंच के ऊपर कब्जा कर लिया। जिस माइक से उन्होंने भाषण देने थे उस माइक से लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया, और लोगों ने यहाँ तक कहा, वो कहने लगे कि हमें अपनी बात कहने, वो कहने लगे कि हम तेरी बात सुनने नहीं आए, हम तो आप लोगों का विरोध करने के लिए। उन्हें मजबूर होकर के अपनी गाड़ियों में बैठ करके उस गांव से वापस जाना। भाजपा के प्रति लोगों के मन में गुस्सा है, भाजपा के प्रति एक बहुत बड़ा लोगों के मन में आज जो है इस बात को लेकर के चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश के आपसी भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया। जहाँ प्रदेश का भाईचारा तोड़ने का प्रयास किया, वही सबसे बड़ी बात एक और है। अभी जात की बात चल रही थी, कोई जात की बात कर रहा था, कोई रोड की कर रहा था, कश्यप कर रहा था। चौधरी देवलाल ने हमेशा 36 जात के लोगों को साथ लेकर के अपनी राजनीति की। आपके सामने बड़ा उदाहरण है, अशोक अरोड़ा जी ने बड़े खुल करके बताया कि उन्होंने कितने ही ऐसे लोगों को राजनीतिक तौर के ऊपर मजबूत करने का काम किया जिनकी कोई पहचान नहीं। चौधरी देवलाल जो है केवल एक ही बात लोगों के बीच में कहा करते थे कि इस देश के अंदर 2 वर्ग के लोग हैं, एक गमेरा एक लुटेरा। लुटेरा वो है जिसके पास अथाह पैसा है, अंबानी है, अडानी है, टाटा है, बिरला है। ये जो इस किस्म के लोग हैं जो बैंकों से लाखों हजार करोड़ का लोन कर लेते, उसमें हजारों करोड़ की सब्सिडी लेकर के खा जाते, और फिर उस बिल को चलाने की बजाय उसको सिक्योरिटी बना करके उसमें से माल निकाल करके उस सरकार के बिल में छोड़ देते, और बैंक को मजबूर होकर के उनके ऊपर जो टेढ़ा हुआ करता है उसको माफ करना। मेरा वो है जो हाथ से कमा करके, चाहे वो खेती करके कमाई कर रहे हैं, चाहे कोई छोटी मोटी दुकान चला करके अपने बच्चों का पेट पालने का काम कर रहे हैं, चाहे कोई नौकरी पेशा करके अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाने का काम करता है, अपने घर का गुजारा करता है।
आज भी इस सरकार ने जहां कमेरे वर्ग के लोगों को कमजोर करके लुटेरों को मारो मार करने का काम किया, उसका उदाहरण अशोक जी ने दिया कि किस तरह से स्वामीनाथन की रिपोर्ट ना लागू करके किसान को कमजोर कर दिया और उसको ज्यादा देने की बजाय जब वो धान की फसल बाजार में बेचने गया तो 250 से 300 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से कम दिए, 500 रुपए 6 भाई के हिसाब से फसल बीमा योजना के नाम पे दे दिए। कभी मक्की बेचने वाले किसान को खुले में बेचने पर मजबूर कर दिया। आज सरसों की बम्पर फसल हरियाणा में हुई और किसान जब बाजार में सरसों बेचने गया तो सरकारी भाव को 4200 रुपए और उसको 4200 के बजाय 3200 रुपए बेचने पर मजबूर कर दिया। 1000 रुपए दिया। कैसे किसान कमजोर हो? पहले तो सरकार ने इस बात की योजनाएं बनाई जिसे आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। पहले हमें आर्थिक रूप से कमजोर किया और फिर हम सामाजिक रूप से कैसे आपस में बटे उसके लिए योजना बनाई। जब जाट आरक्षण आंदोलन चल रहा था तो हमारे गांव में 36 जात के लोगों का आपसे एक भाईचारा है। आज भी किसी प्रदेश में देश के किसी कोने में जाओ, कोई आपसे पूछे कहां से आए, जब आप कहते हो कि मैं हरियाणा के करनाल से हूं तो 100% अगला सामने से चल करके कहता है कि आप उस प्रदेश के हो जिस प्रदेश का भाईचारा दुनिया और देश में जाना जाता है। हमारे यहाँ तो आज की तारीख में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि अगर दो आपसी परिवारों के रिश्ते ठीक नहीं है और उस परिवार में से एक परिवार की बेटी किसी दूसरे गांव में प्यारी हुई और पड़ोस के घर में कोई दूसरे परिवार का व्यक्ति किसी से मिलने चला जाता और उसको जाने के बाद इस बात का पता लगता है कि पड़ोस के घर के अंदर तेरे विरोधी की बेटी है, तो वो फिर इस बात को भूल जाता है कि वो तेरा विरोधी है और फिर ये सोचता है कि तेरे घर गांव की बेटी है और जाकर के उसको 10 रुपए देकर के उसको चुटकार के कहता है, उसको एक बड़ा मान सम्मान देता है और उसको इस बात का एहसास कराता है कि चाहे हमारा आपस में कितना भी व्यवहार है लेकिन जहाँ भाईचारे की बात आती है तो फिर हम सब एक जगह खड़े रह जाते हैं। हम तो उस भाईचारे के साथ इकट्ठे रहने वाले लोग, इन्होंने राजकुमार सैनी जैसे लोगों को, इन्होंने रोशन आधारिया जैसे लोगों को, इन्होंने मनीष गरोड़ जैसे लोगों को, कृष्ण बेदी जैसे लोगों को पीठ पे हाथ रख करके रोजाना ये स्टेटमेंट दिलवाई कि कहीं ना कहीं हमारा आपसी सामाजिक रिश्ता जो है गांव के अंदर भाईचारा जो खत्म हो जाए। इन्होंने तो एक जात को अलग थलग करने के लिए बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम चलाए, लेकिन हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती को एक साल तक सद्भावना के रूप में मना करके फिर से नए सिरे से आपसी भाईचारे को कायम करने का काम किया। तो हमें जात पात के ऊपर हमें तो केवल और केवल एक बात को लेकर के लोगों के बीच में जाना है कि जहां हमें आर्थिक रूप से कमजोर करने वाले लोग हमारे बीच में है, जिन लोगों ने हमें सामाजिक रूप से तोड़ना चाहा, आज वो लोग हमें सामाजिक रूप, आज वो लोग राजनीतिक रूप से भी खत्म करना चाहते हैं। आज आप देखने वाली बात आप कुरुक्षेत्र में देखते, कुरुक्षेत्र के अंदर जो लोकसभा के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जो है वो हजारों करोड़ का मालिक। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार वो खनन का माफिया है जिसने हजारों करोड़ रुपए बेच करके कमाए। इसी तरह एक तीसरा जो पीवी शर्मा वहां चुनाव लड़ रहा है, उसने भी लोगों की बेशक कीमती जमीन को उड़ा की सरकार ने दफा 4 की रोटी खिला करके सस्ते में खरीद करके बड़े बड़े वोट देकर के हजारों करोड़ रुपया कमा। आज वो लोग जिनके पास सारा का सारा पैसा चोरी का है, जिन्होंने टैक्स की चोरियां की, जिन्होंने लोगों की गाड़ी खून पसीने की कमाई को लूट करके अपने पास अथाह निकल कर वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी और ज्यादा ताकतवर होना चाहते हैं। वो उस पैसे के बलबूते के ऊपर सत्ता हासिल, सत्ता में आना चाहते हैं। अगर ऐसे लोगों के दाव लगे
तो फिर मान करके चलो किसान और कमजोर हो जाए। फिर ये मान के चलो चौधरी देवलाल को कहते थे कि अगर कहीं कमेरे वर्ग के लोग लोकसभा विधानसभा में भी है तो ये लुटेरे उस कमेरे को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। इसलिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने चौधरी देवलाल की नीतियों को आगे बढ़ा करके इस बात का फैसला किया कि हम कमेरे वर्ग के लोगों को टिकट दे करके लोकसभा और राज्यसभा में जाना चाहिए। हमारे पास सैकड़ों करोड़ रुपए के लोग राज्यसभा की टिकटों के, लेकिन ऐसे लोगों को राज्यसभा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवलाल ने भेजा जिनके पास फार्म भरने के लिए 5,000 रुपए। राम कुमार कश्यप को जिसकी राज्यसभा की टिकट का फैसला किया गया, अशोक अरोड़ा जी और मैं दोनों चौटाला साहब से मिलने गए। इन्होंने कहा कि जाओ जाकर के राम कुमार कश्यप का फार्म भरो। मैंने राम कुमार कश्यप जी को फोन करके कहा, कश्यप साहब आप चंडीगढ़ आओ, और चंडीगढ़ जब आओ तो अपने साथ के अंदर फैमिली स्टेटमेंट लेकर के आओ। आपने इनकम टैक्स में कहा क्या देना है वो बताना। हमने आपका एक फार्म भरवाना है। राम कुमार कश्यप ने आगे से कहा कि मेरे पास ना तो बैंक बैलेंस, 0 बैंक बैलेंस, ना मैं कभी जब जिंदगी में आज तक रिटर्न भरी, ना मैं कभी बैंक में गया। मेरा तो जो छोटा मोटा खर्चा कर रहा है मेरा बेटा सर्विस में, उसकी वजह से काम कर रहा है। मैंने उनसे कहा फिर भी कोई ना कोई 10 कागज तो जरूर देकर के आना, बैंक से दिखा के आना कि कोई कर्जा नहीं दिया। बोला बैंक में खाता ही नहीं तो कर्जा देना कैसे? मैंने उनको बुला दिया, मैं अशोक अरोड़ा जी दोनों बैठ के फार्म भरवाए। जब फार्म कंप्लीट हो गया और जब हमने विधानसभा के सेक्रेटरी के सामने फार्म रखा, सेक्रेटरी ने उस फार्म को देख करके कहा कि ये ठीक है, बिल्कुल वेरी है, तो हमने कहा इसको जमा कर ले। तो कहने लगे 5,000 रुपए दो। मैंने राम कुमार की तरफ देखा तो सरकार की तरफ, कहने लगे मेरी जेब में 5,000 वो 5,000 भी हमने अपनी जेब से दी। मेरा कहने का मतलब है बात पैसे 5,000 की 10,000 की नहीं, बात ऐसे व्यक्तियों को मान और सम्मान दिया जिनकी कास्ट को, जिनकी वोट को कहीं कोई भी आदमी राजनीतिक तौर पर ताकत नहीं देता, जो उनको कंट्रोल करके रखना चाहता था, जो उनको दबा के रखते थे, चाहे कुमार था, चाहे कश्यप था, चाहे कोई आपका बाजीगर था, चाहे कोई और जाति से समझते कमोद था। इस तरह के अनेक लोगों को साहब ने एमएलए और एमपी बनाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास इस तरह के लोग नहीं हैं। कांग्रेस के पास तो इस तरह के लोग हैं जिनके पास अच्छा पैसा है, जिनको गरीब में बदबू आती है, जो गरीब आदमी को अपने घर के टिकट नहीं दे देता, ये उन लोगों को टिकट दे करके कहीं सत्ता हासिल करना चाहिए। आपके करनाल में भी ऐसा ही मामला है। करनाल के अंदर कांग्रेस का उम्मीदवार भी ऐसा आएगा जो कभी लोगों के बीच में नहीं रहा। बीजेपी ने जिसको उतारा है खैर उसकी तो शक्ल नहीं देखी होगी, लेकिन हम जब टिकट दे करके जिसको उम्मीदवार बना करके जाएंगे, होगा 4% पार्टी का मजबूत साथी होगा, मजबूत कार्यकर्ता होगा, उनकी पार्टी में पहचान होगी। वही सामाजिक तौर पे भी उस आदमी की एक बड़ी पहचान होगी कि इसने समाज के बीच में रह करके भी अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम। मैं उम्मीद करूंगा कि पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार है आप उसको ना कोई कमी है ना कोई उसकी मदद करने में कोई कमी है। तो आपकी भावनाएं साल तक पहुंचा दी जाएगी। छोटा 100% आपका खर्चा आपके बीच में उतार करके अपना की सीट को जिताने का काम करेंगे। आप मेरे बात की आपको
लगाओ। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, लोकसभा चुनाव नजदीक है, आज लोकसभा चुनावों से पहले एक अहम बैठक करनाल में की गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हमारी पार्टी चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा, चाहे नगर परिषद का हो, चाहे जिला परिषद, हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ पहले बैठक करती है, बातचीत करती है, उनसे किसको उम्मीदवार बनाया जाए, इसके लिए नाम दिए जाए। हमारे पास नाम पहले से आए हुए हैं। आज तो हम कार्यकर्ताओं से फिर से ये पूछने आए थे कि हम 15 तारीख को आपके उम्मीदवार जो हैं उनकी अनाउंसमेंट्स करें। आप अपनी तरफ से कैसे चुनाव लड़ा जाए, किस आदमी को उम्मीदवार बनाया जाए और किस तरह के समीकरण बने, उन सब से आज फिर कार्यकर्ताओं की राय जानने आए थे। और कार्यकर्ताओं ने जहां अपनी अपनी राय दी, वहीं उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को इस बात का इख्तियार भी दे दिया साथ साथ कि आप जिसको भी उम्मीदवार बना करके हमारे बीच में भेजोगे, हम उसकी तन मन धन से मदद करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि हमारा पार्टी का जो उम्मीदवार होगा वो लोकसभा के चुनाव में करनाल से जीत करेंगे। सर बीजेपी ने 8 की घोषणा की है, लेकिन 2 अभी बाकी छोड़ी है, तो क्या लगता है कि क्यों 2 अभी तक घोषणा नहीं कर पाए? आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, जो लोग 10 सीट जीतने की बात करते हैं उनके पास 10 उम्मीदवार नहीं है। अगर 10 उम्मीदवार होते तो 10 के 10 इकट्ठे के इकट्ठे घोषित करते। हम 15 तारीख को 10 के 10 की घोषणा करें। सर एक आदमपुर में जो गांव है दुष्यंत चौटाला ने गोद लिया था, आज भी उसकी वैसे की वह आदर्श गांव नहीं बन पाया। अगर एमपी का डोल ठीक होता, मैंने लिए आदर्श गांव गोद पे, जाकर के देख करके और चंडीगढ़ से भी ज़्यादा खुश हैं। कब तक आपकी डिक्लेयर होने की उम्मीद है टिकटे की? बताया ना, 15 तारीख को करेंगे। और जातिवाद की जो बातें हैं सामने आ रही हैं कि कोई ब्राह्मण, जिन लोगों ने जात पात का जोर जहर घोड़ा था, उन लोगों को इस चुनाव में 100% लोग सबक सिखाएं। सर कांग्रेस और दुष्यंत चौटाला की पार्टी और आम आदमी पार्टी की जो गठबंधन की चर्चाएं चल रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे कि तीनों मिलकर अगर चुनाव लड़ेंगे क्या? मैं तो परमात्मा से भी इस बात की प्रार्थना करूंगा कि ये तीनों इकट्ठे हो जाए। कम से कम प्रदेश देश के लोगों को पता लग जाए कि चोरों का टोल इकट्ठा है। ठीक है। तो ये आपने देखा है, नैलो नेता अभय सिंह चौटाला जो है आज करनाल पहुंचे थे। करनाल की जाट धर्मशाला में एक अहम मीटिंग जो है लोकसभा चुनावों को लेकर उन द्वारा आज यहाँ पर की गई, जहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मिलकर जो है लोकसभा चुनावों को लेकर एक विशाल चर्चा भी की। और हम आपको बताएं कि सीधे तौर पर अभय सिंह चौटाला ने इस बात से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि INLD आने वाले समय में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जो है अकेले ही चुनाव लड़ेगी, किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा। वहीं जब उनसे यह भी पूछा गया कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की चर्चाएं हैं कि वह तीनों मिलकर जो है चुनाव लड़ सकते हैं, तो इस पर भी उन्होंने कहा कि वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तीनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़े, ताकि प्रदेश की जनता को जो है उनके बारे में पता चल पाए। बहरहाल आपने देखा कि किस तरह से जो कल अभय सिंह चौटाला की जो मुलाकात हुई थी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से, उस पर हालांकि उन्होंने ये सीधे तौर पर जिस तरह से आज ये स्पष्ट की है कि जो सीटें हैं लोकसभा की, उन पर अभी तक बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, उनके पास कोई उम्मीदवार नहीं है और इनेलो जो है 10 की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। कमल मिडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।